हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। चंद्रभान सिंह इंटर कॉलेज इटबहरा गौर बस्ती द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में मैं जितेंद्र कुमार जायसवाल। आज मैं कक्षा 8 के साइंस से संबंधित एनसीईआरटी बुक का पहला चैप्टर जो है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट लेके आया हूँ। आप जानते हैं कि हमको जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। हमको ही नहीं, सारे जीवों को जीवित रहने के लिए, चाहे वो कीड़े मकोड़े हों, चाहे वो बड़े पशु पक्षी हों, चाहे वो प्राणी हुए। कहने का मतलब है कि हम उनको सभी जीवों से ही कह सकते हैं, सभी जीवों को, उन जीवों में हम भी आ जाते हैं, को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। अब ये भोजन जो है हमको कैसे मिलते हैं, तो ऐसे नहीं कि हम लोग ने भोजन की कामना की और हमको भोजन मिल गया है। नहीं, भोजन के लिए हमको अनाज उगाना पड़ता है। अगर उस अनाज को एक जगह पर्याप्त रूप में उगाया जाए तो उसी को फसल कहते हैं। तो इस चैप्टर में हमको फसल उत्पादन यानी फसलों का उत्पादन कैसे किया जाता है और उनका प्रबंध का मतलब आप समझ रहे हैं कि उनका भंडारण कैसे किया जाता है, उनकी कटाई, निराई, गुड़ाई, ये सिंचाई, ये सब इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले सबसे पहले हमको ये जानना है कि भोजन क्या है। ठीक है, तो भोजन जो है किसी जीव को कोई क्रिया करने के लिए ऊर्जा चाहिए। जैसे वो चलता फिरता है, ठीक है, तो वो एक क्रिया है जिसके लिए उसको ऊर्जा चाहिए। बीमार पड़ता है, ठीक है, बीमार पड़ता है, छोटे से बड़े तक वृद्धि करता है, इन सब के लिए उसको भोजन की आवश्यकता होती है। उसको रोगों से लड़ने के लिए भी भोजन की आवश्यकता होती है। बिना भोजन के वो जीवित नहीं रह सकता। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि वह पोषक पदार्थ जो किसी जीव द्वारा वृद्धि, कार्य, शरीर के अंगों की मरम्मत और जीवन की क्रियाओं के संचालन हेतु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ग्रहण किया जाता है, भोजन कहलाता है। ठीक है ना। अब जो अधिकतर हमको भोजन कहाँ से मिलते हैं? कृषि से और पशुपालन से। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा भोजन हमको क्या आता है? कृषि क्षेत्रों से। आप जानते हैं कि भारत एक विशाल क्षेत्र है जिसमें लगभग आधे से ज्यादा जनसंख्या सब लोग कृषि कार्य करते हैं। ठीक है, तो हम लोग अब अगर हम बात करते हैं कि भोजन पोषक पदार्थ, तो भोजन के अवयव कौन कौन से हैं? तो अगर हम अवयव की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से अवयव हैं? कार्बोहाइड्रेट, ये क्या करता है? ये हमको शक्ति प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? शक्ति। दूसरा क्या अवयव है? प्रोटीन। क्या अवयव है? प्रोटीन। प्रोटीन क्या करता है कि हमारे टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत करता है। तीसरा क्या है? विटामिन। ये हमें रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। चौथा क्या है? वसा। ये शक्ति का सबसे बड़ा स्रोत है ऊर्जा प्रदान करने का। और ठीक है, पांचवा नंबर है खनिज पदार्थ। खनिज पदार्थ ये भी हमको रोगों से लड़ने में सहायता देता है। इस सभी पोषक तत्वों से मिलकर आपका भोजन बना है। यानी भोजन में ये सारे पोषक तत्व हो सकते हैं जो जीव के लिए ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत है, उनके अंगों के मरम्मत के लिए एक अच्छा स्रोत है और जीवन की क्रिया को संचालित करने के लिए ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत है। अब हम बातें करते हैं भोजन की, तो भोजन किससे ज्यादा प्राप्त होता है? कृषि से।
और पशुपालन। पशुपालन समझ रहे हैं, इस समय बकरी पालन, मुर्गी पालन, ये सब पशुपालन में हो जाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको आप नोट करिए। ये चैप्टर, पहला चैप्टर है, इम्पोर्टेंट है, इसको आप नोट करिए। और हम लोग अगला जो टॉपिक पढ़ते हैं वो फसल, कि फसल क्या है। अब हम देखते हैं कि फसल क्या है। तो आप देखते हैं कि खेती वाले क्षेत्रों में, एक बड़े से क्षेत्र में एक ही प्रकार के पौधे लगे होते हैं, ठीक है। जैसे गेहूं का पौधा लगा हुआ है, बरसात में धान का पौधा लगा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि खेतों में सरसों का पौधा लगा हुआ है। तो अगर, ठीक है, अगर वो पौधे एक ही किस्म के हों और एक क्षेत्र में लगे हों तो उन्हें हम सामूहिक रूप से फसल कहते हैं। जैसे अगर हम ये कहें कि गेहूं का फसल, तो गेहूं के फसल से हमारा अर्थ है कि किसी खेत में बड़े पैमाने पर उगाए जाने वाले गेहूं के पौधे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर, या किसी स्थान मतलब खेतों से हम ले सकते हैं, किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। जैसे गेहूं की फसल, ठीक है, धान की फसल, सरसों की या आलू की, हम आप कह सकते हैं आलू की फसल, आलू की फसल, यानी एक बड़े से क्षेत्र में या खेत में पूरा का पूरा क्या लगा हुआ है, आलू की फसल, ठीक है। हम देखते हैं कि प्रायः अपने उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा खेती गन्ने की होती है, ठीक है। अब हम बातें करते हैं कि फसल, लेकिन अब आप ये भी जानते हैं कि कुछ जगहों पे एक ही खेत में कई प्रकार के फसलों को भी उगाया जाता है, तो उनके बारे में हम लोग बातें करेंगे। लेकिन अब आप जान लें कि फसल को, ठीक है, यानी जो फसल है किन किन क्षेत्रों में उनको बांटा गया, मतलब किन किन क्षेत्रों को हम किन किन चीजों को फसल कह सकते हैं, ठीक है। जैसे अनाज को हम फसल कह सकते हैं, सब्जियों को भी हम फसल कह सकते हैं, और फलों की भी खेती को हम क्या कह सकते हैं। अब अगर अनाज की बात करते हैं तो गेहूं, धान, सरसों, सोयाबीन, बहुत सारे हैं इसलिए हम यहाँ आदि कर देते हैं। सब्जियां, आलू, गोभी, बैगन, ये सब क्या है, सब्जियां। फल, केला, आम, पपीता आदि, तो ये सब भी क्या है, एक फसल है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं फसलों को हम मुख्यतः 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं। पहला अनाज की श्रेणी में, ठीक है, दूसरा सब्जियों की श्रेणी में, और तीसरा जो है फलों की श्रेणी में। अगर हम केले का एक सामूहिक रूप से एक बागीचा लगाएं तो हम कह सकते हैं कि उसमें हमने केले की फसल उगाई। तो इसको आप लोग क्या करेंगे, नोट करेंगे। अब हम देखते हैं कि ऋतुओं के आधार पर फसल कितने प्रकार के होते हैं, मतलब कौन से ऋतु में कौन सा फसल उगाया जाता है। अपने यहाँ जानते हैं भारत में कई प्रकार की जलवायु पाई जाती है, जैसे, ठीक है, ठंडक, गर्मी, बरसात, यानी यहाँ हम कह सकते हैं कि जलवायु में काफ़ी विषमता है। उसी जलवायु के अनुसार ही अपने भारतवर्ष में फसलों को उगाया जाता है।
ठीक है। जैसे हम देखते हैं कि अक्टूबर से मार्च यानी उस समय क्या होता है, जाड़ा स्टार्ट होता है और जाड़े का यानी अक्टूबर से जाड़ा स्टार्ट होता है, फिर मार्च में जाके जाड़ा खत्म होता है। उस बीच में जो शीत ऋतु में हम देखते हैं गेहूं की फसल, चना, मटर आदि की फसल, ठीक है। ऐसे में हम वर्षा ऋतु में देखते हैं धान की फसल, मक्का, ठीक है। और गर्मियों में हम देखते हैं कि बहुत सारे मार्केट में बहुत सारे ककड़ी, खरबूजा, लौकी हमको मिलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो उनको क्या किया गया है, अलग अलग ऋतुओं के आधार पर उन फसलों को अपना अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे, ठीक है, पहला जो फसल ये हम कह सकते हैं कि 3 प्रकार के फसल हो सकते हैं, किसके आधार पर, ऋतुओं के आधार पर। और अपने यहाँ मुख्यतः 3 ऋतुएं भी होती हैं, ऋतुएं तो 6 होती हैं, लेकिन अगर हम कहा जाए कि मुख्यतः तो वर्षा ऋतु, गर्मी की ऋतु और ठंडी की ऋतु, और उसी बीच में 6 और बांट दिए गए हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं, पहला जो है रबी की फसल, ये शीत ऋतु की फसल है और यहाँ अक्टूबर नवंबर से इसकी बुआई शुरू होती है, मार्च अप्रैल तक इसकी कटाई कर ली जाती है। इसमें प्रायः गेहूं, चना, मटर, सरसों आदि फसलों का उत्पादन किया जाता है। दूसरा क्या है, खरीफ की फसल, ये वर्षा ऋतु में उपजाई जाने वाली फसल है, इसमें पानी की आवश्यकता होती है। ये जून से लेकर सितंबर के मध्य में उगाई जाती है। धान, मक्का, सोयाबीन, कपास, मूंगफली, ठीक है, आज इसमें वर्षा ऋतु में। तीसरा जो है जायद की फसल, गर्मियों में, ठीक है, ये अप्रैल से जून तक, ठीक है, अप्रैल से जून तक। इसमें क्या होता है, खरबूजा, तरबूजा, ककड़ी, लौकी, खीरा आदि इन सब में, ठीक है, आता है जायद की फसल में। आपके एनसीईआरटी में केवल इन्हीं 2 फसलों के बारे में भी कहा गया है, यानी रबी की फसल और खरीफ की फसल। तो आप क्या करेंगे, इसको आप नोट करेंगे। अब हम देखेंगे कि फसल के उत्पादन के लिए कौन कौन से क्रियाकलाप करने होते हैं हमको, यानी अगर किसी फसल को उगाने के लिए, फसल उगाने का मतलब है कि फसल की बुआई से लेके उसके भंडारण तक, तो आपको, ठीक है, प्रायः 7 पॉइंटों को आपको जानना होगा, यानी 7 क्रियाकलापों द्वारा हम क्या कर सकते हैं, बुआई से लेके उसको अंदर ले जाते हैं फसल को, ठीक है ना। पहला क्या है, मिट्टी तैयार करना। क्या है, मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, मिट्टी यानी खेत की जुताई करते हैं। खेत की जुताई करने के बाद उसमें जो, क्या है, अब जुताई क्या होता है, जुताई से हमारा मतलब होता है कि खेत की मिट्टी, नीचे की मिट्टी को ऊपर की मिट्टी को नीचे, यानी हम कह सकते हैं कि मिट्टी को उलटने पलटने की क्रिया ही खेत की जुताई कहलाती है। फिर उसके बाद मिट्टी को समतल किया जाता है, उसमें जो खरपतवार होते हैं उसको, ठीक है, छाट बीन के अलग कर लिया जाता है। तो उस प्रकार हम कह सकते हैं कि पहला प्रोसेस क्या है, मिट्टी तैयार करना, यानी जुताई करेंगे। जुताई करने के बाद, ठीक है, मिट्टी को समतल करेंगे, मिट्टी को भुरभुरा करेंगे। फिर उसके बाद बुआई करते हैं। तो बुआई की जो पारंपरिक विधि है वो छिटकवा विधि है, ऐसे छिटक के ऐसे हाथ में लेंगे, ऐसे छिटक देंगे, छिटकवा विधि। लेकिन वो विधि इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए एक नई विधि, ठीक है, सीड ड्रिल विधि का प्रयोग किया जाता है। किस विधि का प्रयोग किया जाता है, सीड ड्रिल विधि का। उसमें क्या करते हैं कि आगे आगे, ठीक है, चाहे ट्रैक्टर के माध्यम से चाहे हल के माध्यम से आगे आगे चलते रहते हैं और पीछे एक एक करके बीज को डालते रहते हैं। ये आपकी हो गई बुआई, ठीक है। तीसरा हो गया खाद का उर्वरक देना।
कौन सा प्रोसेस है? यानी बुआई करने के बाद जब बीज की बुआई की जाती है तो खाद तथा उर्वरक दिया जाता है। अब यहाँ हम समझेंगे कि खाद क्या है, उर्वरक क्या है। तो खाद जो गोबर से प्राप्त हो, सड़े गले पदार्थों से और पौधों से प्राप्त हो उसे खाद कहते हैं। और उर्वरक क्या होता है? ये फैक्ट्रियों में, कहाँ? फैक्ट्रियों में तैयार की जाती है। तो जो फैक्ट्रियों में तैयार की जाती है उसे उर्वरक कहा जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि अगर हम दोनों में अंतर करें कि खाद और उर्वरक में, तो खाद जो होता है वो मानव निर्मित होता है और उर्वरक खाद जो होता है वो पशुओं के गोबर से प्राप्त होता है, उर्वरक जो होता है मानव निर्मित होता है। खाद क्या करता है कि सभी पोषक तत्वों की पूर्ति करता है, लेकिन उर्वरक किसी विशेष तत्व की पूर्ति करता है। जैसे अगर खेत में नाइट्रोजन की कमी हो गई तो हम खेतों को यूरिया देते हैं, लेकिन खाद क्या करते हैं? खाद में सभी पोषक तत्व जो कि क्या है, अनाज उत्पादन के लिए आवश्यक है, थोड़े थोड़े सब होते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें कि खाद क्या करता है, खेत के ह्यूमस जो ऊपरी परत को बढ़ाता है, जो कि फसल उत्पादन के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है। ये क्या करता है कि जब किसी विशेष तत्व की, जैसे पोटेशियम, नाइट्रोजन, ठीक है, फास्फोरस, इन सब की कमी होती है तो उर्वरक दिया जाता है। लेकिन आपको बता दें कि अगर हम खाद की बात करें तो खाद ज्यादा उपयोगी होता है, ज्यादा अच्छा होता है किससे? उर्वरक से। खाद देने से काफी लाभ है। जैसे खाद देने से मिट्टी में सभी पोषक तत्वों की कमी पूरी हो जाती है। ठीक है। मिट्टी में ऑक्सीजन सरलता से उसका प्रवाह होता है। इसमें मित्र जंतुओं की संख्या भी बढ़ती है। जैसे मित्र जंतु हम कह सकते हैं कि केचुआ, जो कि किसान का मित्र है, तो वो क्या करता है? खाद केचुए को नुकसान नहीं करता है। और साथ में मिट्टी समृद्ध हो जाती है, जिससे आसानी से हवा का प्रवाह हो जाता है। ठीक है। तो फिर उसके बाद हम क्या करते हैं? सिंचाई। खाद देने के बाद क्या प्रोसेस है? सिंचाई। सिंचाई करने के लिए अपने भारत में बहुत सी स्रोत हैं, जैसे नदी है, तालाब है, नलकूप है। ठीक है। ये सब क्या है? सिंचाई के साधन हैं। प्राचीन काल में राहट, ढेकुली, इन सब का प्रयोग किया जाता था। लेकिन अब जो है सिंचाई की भी जो प्रमुख विधियां हो गई हैं, जैसे एक होता है कि एक विधि जो होता है सिंचाई का, वो बूंद बूंद करके हर पौधे को दिया जाता है। ठीक है। जैसे यहाँ से कोई सिंचाई हर पौधे के लिए बूंद बूंद करके, जिसको कहते हैं ड्रिप विधि। और दूसरा जो होता है छिड़काव विधि, उसमें क्या करते हैं कि यहाँ पानी को छिड़कते हैं। तो ये सब विधियां किसकी है? सिंचाई की। फिर उसके बाद खरपतवार से सुरक्षा। सिंचाई के बाद क्या होता है? खरपतवार से सुरक्षा, यानी जो बुआई किया गया है उस अनाज की खरपतवार से सुरक्षा। उसके लिए क्या किया जाता है? एक तो निराई कराया जाता है। निराई आप समझ सकते हैं कि निराई से हमारा मतलब है कि जो अनावश्यक खरपतवार हैं उनको, ठीक है, उनको छांट बीन के क्या होता है? खेत से निकाल देना। लेकिन अब जो है ज्यादा से ज्यादा सब लोग कीटनाशी यानी खरपतवारनाशी दवाइयों का प्रयोग करने लगे हैं। ठीक है। अब उसके बाद जो प्रोसेस आता है वो कटाई। तो कटाई अपने भारतवर्ष में ज्यादा से ज्यादा लोग मजदूरी वाले खुद कटाई करते हैं, लेकिन अब मशीनें भी आ गई हैं, जैसे गेहूं काटने के लिए कंबाइन मशीन। तो यहाँ क्या करते हैं? कटाई। अब कटाई करने के बाद फिर उसके बीच में और प्रोसेस है। जैसे अगर गेहूं की बात है तो थ्रेसरिंग किया जाता है, लेकिन कंबाइन से कटाई करने के बाद उसी में थ्रेसरिंग भी हो जाता है। ठीक है। तो कटाई करने के बाद फिर उसका भंडारण किया जाता है। यानी कटाई करने के बाद कटाई कर लिया जाएगा, फिर उसकी थ्रेसरिंग की जाएगी। थ्रेसरिंग का मतलब होता है जैसे कि गेहूं के फसल से गेहूं के दानों को अलग करना थ्रेसरिंग कहलाता है। तो जब थ्रेसरिंग कर लेंगे, थ्रेसरिंग करने के बाद फिर उसके बाद उसका भंडारण करेंगे। भंडारण करने के बाद ही हमको फसल
प्राप्त होता है। तो ये पूरा उत्पादन जो हो गया, यानी ये पूरा प्रोसेस जो हो गया फसल उत्पादन के लिए होगा। ठीक है, आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। साथ में आप एनसीईआरटी बुक को भी पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आप इस महामारी में कहीं आप बाहर नहीं निकलेंगे। आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें।